वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर सिस्टर्स कैफ़े, और ये प्रोग्राम आप देखते हैं हर फ्राइडे को। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अपने गेस्ट को बुलाते हैं और बहुत सारे ओपिनियंस शेयर होते हैं। डिफरेंट बात समझ में आती है, और वो सारे मौज़ूआत जिनका कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में, हमारे रूटीन में, हमारी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में समझने की और सीखने की और सुनने की। आप जहाँ पर भी हैं इस वक्त दुनिया में, हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम से कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो यकीनन आज के इस प्रोग्राम में भी हमारी बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होगी, और ख़ुसूसन इसलिए भी वो बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक आजकल के हालात से है, और एक बहुत ही रोज़मर्रा रिपीट होने वाला जो मौजू है, जिस पर बात की जा रही है, लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हैं इस मौजू पर, वो इस पर बात करते हैं, बहुत से टॉक शोज़ इस पर हो रहे हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त यूके को-होस्ट कर रहा है इटली के साथ मिलके कोप 26, और कोप 26 में मुख्तलिफ हेड ऑफ़ स्टेट्स जमा हैं, और ग्लासगो में ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें मुख्तलिफ हेड ऑफ़ स्टेट्स भी हैं, कैंपेनर्स भी हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स भी हैं, और वो जमा होकर इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया जिस तेज़ी के साथ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है, उसमें ये एक आखिरी चांस है कि जिसमें सब मिलकर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि जिससे दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के ऊपर जो है वो उसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उन पर काबू पाया जा सके और बेहतरी लाई जा सके और अपनी कायनात को बचाया जा सके। आज जो हमारा मौज़ू है वो इसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। इस तरह से है कि हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि जब क्लाइमेट चेंज पे बात की जाती है, बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस पे कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा, आखिर हम क्या कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि ये तो कुछ बड़े इक़दामात हैं, ये तो गवर्नमेंट्स के करने के हैं, ये तो जो लोग पावर में हैं वो लोग ये काम करें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ में नहीं आता। सिवाय इसके कि हम कोई ऐसा ब्लॉग लिख लें, या फिर कोई हम किसी कैंपेन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दें, उसके अलावा हमें नहीं समझ आता। लेकिन यहाँ आज हम ये बात करेंगे कि एज़ इंडिविजुअल हम कैसे इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज की जो ये इतनी ज़्यादा बात की जाती है, और कोई भी मौज़ू हो ऐसा कि जिस पर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हों और जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से है, कायनात से हो, दुनिया से हो, तो उस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि अपनी जगह रहते हुए, अपने अपने माहौल में, अपने इलाके में, अपने शहर, अपने मुल्क में, हम वहाँ पर अपने छोटे से जो हमारा इन्फ्लुएंस सर्कल है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज बात करेंगे हम सस्टेनेबल ईटिंग पर, और सस्टेनेबल ईटिंग क्या है, इसके ऊपर हम अपने जो हमारी गेस्ट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ी-सी मैं हिंट देती हूँ, थोड़ा-सा इशारा देती हूँ कि आज हम यहाँ ये बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जो है वो डाइट करनी है कोई ऐसी, कुछ लोग को वेट लॉस का उनको ज़रूरत होती है, और वो कहते हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है। कुछ लोग अच्छे नज़र आना चाहते हैं, दुबले-पतले स्मार्ट नज़र आना चाहते हैं, वो भी उनका भी डिफरेंट आइडिया होता है कि वो कोई वेट लॉस प्लान जो है वो लेंगे और उसके ऊपर उसको फ़ॉलो करेंगे। इसी तरह से सबकी अपनी-अपनी मुख्तलिफ़ ख़्वाहिशात हैं। खाने-पीने की चॉइसेस भी अलग-अलग होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाना पसंद करते हैं, कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, कुछ को वेजिटेबल्स। तो मुख्तलिफ चॉइसेस हैं सबके खाने-पीने के हवाले से, और एक ही फैमिली के अंदर रहते हुए हर एक की पसंद-नापसंद जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरह कल्चर का बड़ा इसमें हाथ होता है। मुख्तलिफ कल्चर्स जो हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं, वो उनके खाने-पीने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। आज हम यहाँ बात करेंगे कि जो हम खाते हैं, जो हम खाते-पीते हैं, उसका माहौल से क्या ताल्लुक़ है, और उसका क्लाइमेट चेंज से क्या ताल्लुक़ है, और जो कुछ भी हम खाते हैं उसका वो क्या क्लाइमेट चेंज में उससे कोई असर डाल सकते हैं हम? क्या हम अगर उसका ख़्याल रखें, उसके ऊपर हम कॉन्शियस रहें और उसको उसके ऊपर गौर करें, ये सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सबकी बहुत जानी-पहचानी हमारे साथ सिस्टर फरीहा जे हैं, और ये डायटीशियन भी हैं, और बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस भी करती हैं, इस पर अवेयरनेस सेशंस भी रन करती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जाती हैं ये। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सस्टेनेबल ईटिंग क्या है, और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, आपके पास भी कोई सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और आज के शो में
से खुद भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीहा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फरिया, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। खुद मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखूं। और असल बात ये फरिया, मैं कहूँगी थोड़ी फनी सी बात है कि हम अमूमन चाहते हैं ना कि जो बस खाएं पिए उससे हमें यही नजर आ रहा होता है कि अच्छा वजन कम होगा, या वजन कुछ लोगों को बढ़ाने का भी शौक होता है। तो ये इतना ही महदूद सा हमारा विजन होता है फूड के बारे में। तो आप बताएं कि ये सस्टेनेबल ईटिंग क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और ये टॉपिक आजकल बहुत इन भी है, क्योंकि हमारे बरतानिया में ये COP26 जारी है और मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बन रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हैं और जिस तरह से आपने कहा कि हाई लेवल पे वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, लेकिन हम एज इंडिविजुअल्स एक इंसान के उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो जब आप सस्टेनेबल ईटिंग की बात करते हैं, जब मैं ये बात करती हूँ, तो बहुत बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आती है कि ये कैसे हो सकता है कि हम जो खा रहे हैं उसका हमारी माहौलियाती तब्दीली के साथ भी कोई ताल्लुक हो। ये लोगों को समझना इस बात बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाए तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी कि किस तरह से हम जो खाते हैं उसका हमारे माहौल में भी कितना बड़ा असर होता है। जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम अपनी डाइट के बारे में सोचें, हमारा वेट लूज हो या हमारा वेट गेन हो। मैं सस्टेनेबल ईटिंग का मतलब भी यही है कि आप अपना भी ख्याल कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ अब पूरी दुनिया का और आने वाली नस्लों का भी ख्याल कर रहे हैं। तो जब हम सस्टेनेबल ईटिंग की बात करते हैं तो पहले तो हम काश्तकारी के बारे में अगर सोचें तो वो पॉलिसी लेवल पे आ जाता है कि काश्तकारी के ऐसे तरीके हों जिससे कुदरती वसाइल कम से कम इस्तेमाल हों। ठीक है, वो तो एक पॉलिसी लेवल पे आ गया। ठीक है, अब जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम ऐसी खुराक करें जिससे हमारे माहौल पे कम से कम मनफी असरात मुरतब हों। यानी बिल्कुल। कि यानी ठीक है। भैया आप कह रही हैं कि ये वेट लॉस एंड वेट वेट गेन से हटकर अगर हम कहीं और नजर करें और फिर अपने फैमिली में ये खाना है, ये पीना है, बाहर जाना है। और बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं बस घर में नहीं, वीकेंड पर, आज तो वीकेंड ही है। तो हो सकता है आप जो है आपकी बातें सुनकर कुछ हम सही वाले डिसीजंस लें। तो आप बताइएगा कि इससे हट के हम माहौल का सोचें, कायनात का सोचें। बिल्कुल। बात ये कि जब मैं सस्टेनेबल ईटिंग की बात करती हूँ तो सस्टेनेबल ईटिंग का मतलब ही यही है कि एक तो हम माहौल पे हमारे अच्छा असर हम डाल रहे हो, लेकिन साथ साथ हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हो। तो सस्टेनेबल ईटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि माहौल अच्छा है, लेकिन सस्टेनेबल ईटिंग का मतलब है कि आपका माहौल अच्छा हो रहा है, आपकी सेहत भी उससे अच्छी हो रही है और आपकी सकाफत के मुताबिक है वो। ठीक है, और आप और उस और अफोर्डेबल भी है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तभी आप सस्टेनेबल ईटिंग करेंगे। तो ये सही। एक जिस्ट है। थोड़ा और वजाहत से बताइएगा कि क्योंकि बहुत सारे हमारे सुनने वाले ऐसे लोग हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये अंदाजा भी ना हो कि COP26 क्या है, हाँ, कहाँ हो रहा है, और हाँ, क्यों हो रहा है, क्यों सब लोग जमा है अपने अपने काम छोड़ के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सबको क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये तो अच्छी तरह समझते हैं, इससे दिलचस्पी लेते हैं कि खाना पीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए, जिंदगी के लिए। तो आज हम जो है वो ये भी बात करेंगे कि अपनी सेहत और अपनी ज़ाती लाइफ के अलावा हम अगर और थोड़ा बिगर लेवल पर देखें, तो हम अपने माहौल को आज देख रहे हैं कि उस पर हमारे खाने पीने का क्या असर पड़ेगा। जी फरीहा। बिल्कुल एमन। और वही वाली बात है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा आपकी समझ को ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर हम खुराक की पैदावार के बारे में सोचें, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा काश्तकारी की मैंने बात की। खुराक की पैदावार 15 से 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस के अखराज में, पूरी हमारे यूके में, हमारे यूनाइटेड किंगडम में। तो अगर आप सोचें कि अगर हम ये 15 से 30% को हम कम कर दें तो पर हर कोई अपने लेवल पे तब्दीली लाने की कोशिश करेगा तो ये 15 से 30% हम 10% पे भी ला सकते हैं और इस तरह से हमारा जो माहौल में तब्दीली हम उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। अजीब लगता है, लेकिन हर कोई अगर अपने लेवल पे ये तब्दीली लाना शुरू करेगा तो इस पे बहुत बड़ा हमारे हमारे मुल्क पर, हमारी दुनिया पे इस पे असर पड़ेगा। अच्छा फरिया, एक और सवाल है जो मैं ही सोच रही हूँ कि आपसे तो बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं और आपसे डिस्कशन करते हैं, अपने प्लान, डाइट प्लान बनवाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे लोगों में ये इतनी अवेयरनेस है
और यानी आपको कितने % लोग लगते हैं कि इसको जानते हैं, सोचते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, कुछ फिक्रमंद हैं? मुझे बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अंडरस्टैंडिंग ही अभी डेवलप नहीं हुई। हर कोई अपना सोचता है, हर कोई अपना सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं अगर अपना सोच रहा हूँ तो ये मेरे बच्चों के फ्यूचर की बात है, उनके बच्चों की फ्यूचर की बात है। और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, मैं पहले पहले तो लोग कहते थे पता नहीं आने वाली नस्लों के साथ होगा सो होगा, लेकिन हम जिस स्पीड से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे शायद हम भी देखें इसकी तबाही। और जब हम तबाही की बात करते हैं, अभी भी आप देख लें कि 10 साल पहले यूके में किस तरह से बर्फ पड़ती थी, अब बर्फ होना बहुत हद तक बंद हो गई है। पिछले साल दुबई में, जो कि एक डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे जो कि डेजर्ट है, वहां पे बारिश हुई, ओले पड़े। ठीक है। जहाँ पे अगर आप पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया की कंट्रीज देखें, वहां पे जब पहले टेम्परेचर 40 होता था, अब टेम्परेचर 50 होने शुरू हो गया। तो ये हमारे आंखों के सामने ही ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही धुन में लगे हुए हैं कि बस हमारा हमारा वजन कम हो जाए, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों पे इस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो नहीं नहीं, हम नहीं सोच रहे, और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, ये तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ये एक आदत सी बन गई है कि अपना ही बस ख्याल रखना। और अब अगर आप खाने-पीने पर आएँ, तो जैसे मैंने कहा कि वीकेंड्स आएँ तो बाहर जाकर खाएँ। अच्छा, बाहर जाकर खाएँ तो अब इतने सबके घरों में लोगों के नखरे भी होते जा रहे हैं। वक़्त के साथ देखें, वक़्त ऐसे तब्दील हो रहा है कि ऐसे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। फिर फूड आ जाता है तो वो फूड, यानी वो फूड ही वेस्ट हो जाता है। इतने बड़े-बड़े जो आप मँगवा लेते हैं हम बड़े बॉक्स, लेकिन वो क्या है कि वो आता है, किसी को पसंद आता है, कोई थोड़ा-सा खाएगा, फिर वो छोड़ देता है। फिर ये कि प्लास्टिक प्लास्टिक बॉक्सेस जो है वो किस तरह से हम मँगा रहे होते हैं और फिर रिसाइक्लिंग भी नहीं कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अंधाधुंध जो है ना वो भागे जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि हम क्या करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि पहले थैलियों का इस्तेमाल था। जब तक गवर्नमेंट ने 10 पेनीज़ नहीं लगाई थी थैली के इस्तेमाल पे, तब तक लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। जब सिर्फ़ 10 पी का वो लगा, तो हम कितना, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमारी जेब पे असर पड़ रहा था। हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमारे माहौल पे कितनी तब्दीली आ रही है। तो वही वाली बात है। इसका सबसे बेस्ट वो ये है, मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगी कि अगर आपको फ़िक्र नहीं है पूरी दुनिया की या माहौल की, मैं तो इस वक़्त खाने-पीने की बात करूँगी। अगर आप अपने खाने-पीने में अपने लिए तब्दीली लाएँगे ना, जैसे सेहतमंद खाना खाएँगे, जिस पे हम अभी बात भी करेंगे, तो खुद ब खुद ऑटोमैटिकली आप अपने माहौल में भी तब्दीली ला सकते हैं। तो अगर वो लोग जो कि नहीं सोच रहे माहौल के बारे में, मैं उनसे कहूँगी चले अपने बारे में सोचें, क्योंकि हमने अपने आप को भी इग्नोर किया हुआ है। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो, और अगर हर बंदा अपने बारे में सोचेगा, खाने-पीने में एहतियात करेगा, तो खुद ब खुद माहौल में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तरीके से नफ्सियात पर हाथ रखा और ये देखा कि यही बात है कि अगर हम ये कहेंगे ना कि अच्छा आपको फ़ायदा हो रहा है, और अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम फिर ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, नहीं, अब तो मैंने ये ज़रूर करना है, मेरी जेब पे फ़र्क पड़ा है या सेहत पे फ़र्क पड़ा है। हाँ, अच्छा, फिर आप अगर ये बताएँ कि ये सस्टेनेबल ईटिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अब आपने देखा है आज के ज़माने में इतने डाइट प्लान हैं, हाँ। लोग डिफरेंट फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स के पास जा रहे हैं। कोई कहता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता, कोई कहता है मैं तो ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, कोई कहता है अच्छा ये तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो हुँ, आप ये बताएँ कि ये इतना मोटा-ताज़ा सा जो नाम है हाँ, सस्टेनेबल ईटिंग, तो बहुत सारे लोग सुन के कह रहे होंगे कि अच्छा नहीं, ये हम नहीं इतनी मुश्किल-मुश्किल बातें करते। तो आप बिल बताएँगे कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, और वाक़ई में सस्टेनेबल ईटिंग इवन प्रोफ़ेशनल्स के लिए इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम इसको अगर सिंपल से सिंपल रखें, और हम इस पे बहुत ज़्यादा घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर बिल्कुल इसको अ, छोटे लेवल पे ले आऊँ, तो हम अगर 5 चीज़ों का भी ख़्याल करें, फ़ॉरगेट अबाउट, भूल जाएँ और चीज़ों के बारे में। सिर्फ़ अगर आप 5 चीज़ों की भी ख़्याल करें और छोटे-छोटे चेंजेज़ लेकर आएँ, तो भी उससे तब बड़ा असर पड़ेगा। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि फल और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है? नंबर 2, जो हम प्रोटीन खाते हैं, यानी कि गोश्त, मुर्गी, अंडे, इस किस्म की चीज़ें, उनको थोड़ा कम करना, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करना, यानी कि आपकी दालें हो गई, आपके ये बीन्स हो गए, आपके नट्स हो गए, और आपके सीड्स हो गए। तीसरा, मौसम मौसम मौसमी खाना खाएँ और लोकल खाना खाएँ, ठीक है? फल सब्ज़ी खाते हैं, मौसमी खाएँ और लोकल खाएँ। चौथा,
वो चीज़ें जो कि फैट्स में ज़्यादा हैं, जो कि चीनी में ज़्यादा हैं, जो कि जिनमें नमक बहुत ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल कम करें। और पांचवा जिसका आपने अभी जिक्र भी किया वो है फूड वेस्ट। तो खाना को कम ज़ाया करने की कोशिश। अच्छा, अब जब मैंने इन 5 चीज़ों की बात की, तो अगर आप देखेंगे तमाम 5 चीज़ें, जिसमें मैं कह रही हूँ फल सब्जी खाएं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएं, जिसमें कह रही हूँ लोकल खाना खाएं, जिसमें मैं कह रही हूँ कि खाने को ज़ाया मत करें, इन तमाम चीज़ों का अगर देखिए आपकी सेहत पे पॉजिटिव असर पड़ रहा है। आपको भी पता है फल सब्जी खाने से कितना फ़ायदा है आपको, ठीक है? तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और सोचे तो यही 5 चीज़ें हमारी माहौल के लिए, हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है तो लंबा चौड़ा नाम, लेकिन अगर सिर्फ ये 5 चीज़ें के इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में करें तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस मुहिम का, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा हमारा मुल्क और हमारी दुनिया इससे निकल आए। बिल्कुल। अच्छा फरीहा, मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये जज्बा होता है कि नेकी का कोई काम करना है ना, और हम चैरिटी कर रहे होते हैं या हम किसी की मदद कर रहे होते हैं या हम कोई और अच्छा काम कर रहे होते हैं जिसको हम अच्छा समझते हैं, तो ये भी असल में एक नेकी का काम है। एक तो आप हम हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत है, और फिर हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, हमें जितनी भी जो भी अल्लाह ने ब्लेसिंग्स दी हुई है वो सारी नेमत है ना, और उनका उनकी हिफाजत करनी, उनका ख्याल रखना, उनके लिए कोशिशें करना। तो नाज़रीन, आज हम यहाँ पर ये बात करें सस्टेनेबल ईटिंग की। अगर आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आता है, अगर आप यूके में हैं तो यकीनन आपको पता होगा COP26 क्या है, कहाँ पर हो रही है और हम क्या बात करें। अगर आपको नहीं भी पता और आप इस गुफ्तगू में दिलचस्पी रखें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो सवाल कर सकते हैं। अच्छा फरिया, आप मुझे बताइएगा कि फलों और सब्जियों से आपने बात शुरू की थी कि हम्म ये खाना है, तो इस पर हम्म आप थोड़ा मजीद अगर चाहें हमें बताना। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी सेहत के बारे में सोचिए, खुद ब खुद दुनिया भी, यू विल लुक आफ्टर योर वर्ल्ड एज वेल। तो उसमें ये है कि सबसे पहली बात है कि फल और सब्जी कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप सब लोगों को पता है कि उसमें विटामिन हैं, उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, उसमें फाइटोकेमिकल्स हैं। हर सब्जी में डिफरेंट किस्म की फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। उसमें बहुत सारा फाइबर है, और हर मुख्तलिफ किस्म की सब्जी का मुख्तलिफ जो रंग होता है, यानी ये भी आप सोचें कि मुख्तलिफ रंग आपको मुख्तलिफ किस्म का एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो कि आपके जिस्म के लिए, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये तो होगी पर्सनल लेवल पे बात कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप फल और सब्जी का इस्तेमाल करें। अब उन्होंने सर्वे किया था, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे उन्होंने किया था, और अब जिस तरह से यूके में कहते हैं कि कम से कम 5 दिन में 5 फल और सब्जी ज़रूर खाएं, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने सर्वे किया तो पूरे यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो कि 5 मुख्तलिफ किस्म की फल और सब्जियां दिन में खा रहे हैं, तो वो 70% लोग नहीं खा रहे। तो पहली बात तो बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए, आप आपको चाहिए कि आप फल और सब्जी का इस्तेमाल करें। अच्छा जब हम फरिया, हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लें फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपकी गेस्ट को भी। माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा टॉपिक है और हम सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगा इंशाल्लाह ताला, जब जिस तरह आप लोग की बातें माशाल्लाह से चल रही हैं। अगर बच्चों के साथ आप जो हैं सस्टेनेबल ईटिंग करना चाहें, आप कुछ हद तक कर सकते हैं। और फिर ये होता है कि आपने बच्चे के लिए हेल्दी बनाना है जिसमें फैट भी हो, और आप बीइंग अ मम विद 3 किड्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ। जब माशाल्लाह से मेरी एक बेटी होती थी तो मैं इजीली वॉक पे भी चली जाती थी, एक्सरसाइज भी कर लेती थी और हेल्दी ईटिंग भी कर लेती थी, लेकिन माशाल्लाह से अब तीनों के साथ जो है मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और जहाँ तक रही बात फूड की कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, बहुत हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी ईटिंग हो और जंक फूड ना खाया जाए। किड्स के साथ स्पेशली आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप प्लीज अपनी गेस्ट से ये जरूर इसके बारे में पूछिएगा कि वो इसके बारे में जरूर हमें गाइड करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हम ये सवाल लेते हैं। जी फरीहा। अच्छा, सवाल ये था इनका कि हम बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आप हेल्थ ईटिंग भी कर रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, और बच्चों के साथ, और ये यकीनन मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ करना। लेकिन वही वाली बात है कि
हमने बच्चों को जो आदतें दी हैं वही वो अपनाएंगे। अगर हम बच्चे को शुरू दिन से फ्राइड चीज़ें नहीं देंगे तो उनको फ्राइड चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। रोल मॉडलिंग जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो खाते हैं आपके बच्चे भी वही खाते हैं, बचपन से अगर आपको वो देखते आ रहे हैं। अगर आप अलहदा से अपने बच्चों के लिए चिप्स रोज़ाना बना रहे हैं तो वो आप ही ने उनको आदी किया है और किसी ने नहीं आदी किया। तो पहली बात तो कि रोल मॉडलिंग का इस्तेमाल और जो खुद आप खाते हैं वही बच्चों को खिलाएं, बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि एक्सरसाइज की आप बात कर रही हैं, बहुत मुश्किल है और स्पेशली यूके में जिस किस्म का मौसम है, फिर भी मैं चाहूँगी क्योंकि वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है किसी किस्म की एक्टिविटी। गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये हैं कि बच्चों को एटलीस्ट दिन में 1 घंटे की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो अगर आप बच्चों को, आपको किसी बच्चे को पार्क में लेके जाना होगा, बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करनी होगी, जिस वक्त आप अपने बच्चे के साथ वो कर रहे हैं, आपका बच्चा भी कर रहा है और आप भी उसमें कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी किस्म की एक्टिविटी लेकर आएँ। अब तो यूट्यूब का ज़माना भी आ गया है, बच्चों के लिए एक्सरसाइजेज़ होती हैं यूट्यूब पे, आपके लिए एक्सरसाइजेज़ होती हैं, बाहर नहीं जा सकते, मौसम अच्छा नहीं है, 1 घंटे के लिए वो लगा लें, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। बस वही वाली बात है, घर में एक माहौल बनाने वाली बात होती है, जो कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल फरीहा, यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही और हमारी जो कॉलर हैं वो भी ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि वो एफ़र्ट कर रही हैं और इस मौज़ूअ में दिलचस्पी रखती हैं। अभी हम ब्रेक का चूँकि टाइम होने वाला है और ब्रेक के बाद हम दोबारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ईटिंग के ऊपर कि हमारी जो खाने-पीने की आदत हैं और जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, इस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करके, कॉन्शियस होकर के हम क्या खा रहे हैं, किस वक़्त खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हम अब क्लाइमेट चेंज में कोई पॉज़िटिव असर डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ईटिंग के ऊपर और आप में से जो लोग भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं यकीनन इस मौजू में दिलचस्पी रखते होंगे और हमें उम्मीद है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनेंगे और आखिर तक हम पहुँचेंगे तो आपकी दिलचस्पी में मज़ीद इजाफ़ा होगा और एज़ इंडिविजुअल आप ज़रूर गौर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज पर जो बात की जा रही है, तो हम अपनी जगह पर रहते हुए अपने प्लेस पर या आप जिस भी शहर में, जिस इलाके में आप रहते हैं, वहाँ रहते हुए हम इनफरादी तौर पर क्या कोशिशें कर सकते हैं जिनसे हमारा माहौल बेहतर हो सके और हमारी कायनात बेहतर हो सके। ये एक नेकी का काम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में जो भेजा है तो इसलिए भी भेजा है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बने, एक ज़िम्मेदारी अपनी महसूस करें। यहाँ पर हम बात करें फरिया, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है और वक्त की बहुत जो है ये क्रूशल ज़रूरत भी है कि क्योंकि देखें, आप जब किसी सुपर स्टोर में या किसी जगह पे जब शॉपिंग करते हैं तो देखें कि आप अपनी ट्रॉली किस चीज़ से भर रहे हैं और कितनी वो कंपनीज जो अट्रैक्ट करती हैं हमें। बहुत सारे ऐसे सीरियल होते हैं, बहुत सारी ऐसी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिर्फ वो पैसा बनाते हैं। तो आप देखें कि वो हमारे बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है और प्रोसेस फूड से हम और इस तरह की चीज़ों से अपनी ट्रॉली भर लेते हैं और इतना पैसा भी ज़ाया करते हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि हम लोग जो शॉपिंग करते हैं, जो बच्चों के लिए फूड खरीद रहे हैं, उसमें कितनी हेल्थी फूड हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है फरिया इन्होंने कि हम बच्चों को हमने जैसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सिखाया हुआ है ना कि भई ये चीज़ आप जो है वो देखें सूटेबल वेजिटेरियन है या नहीं। इसी तरह हम बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारे माहौल के लिए अच्छी है कि जो हम खाएँ। जी। बहुत अच्छी बात की इन कॉलर ने, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात और इन्होंने जो बात की है, दो उसके तरीके से हम उसको देख सकते हैं। एक तो जब आपको खाने पीने की चीज़ें लेते हैं अपने बच्चों की, उसका पैकेजिंग देखें, वो किन किन क्या क्या उस पर लगा होता है, कौन कौन से कागज़ इस्तेमाल होते हैं, किन किन प्रोडक्शन से वो गुजरता है। ठीक है, एक तो पैकेजिंग हो गया। दूसरा जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि चीनी ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो या ज़्यादा तेल में बने हो, वो आपकी सेहत के लिए भी और आपकी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो 2 चीज़ें हैं। और जब बार-बार मैं कह रही हूँ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं, क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो जिन-जिन प्रोसेसेस से गुज़रता है, जो-जो मशीनरी यूज़ होती है और मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी इसका। टमाटर ले लें, ठीक है? ये तो चले प्रोसेस्ड फूड्स है, मैं एक टमाटर का एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ।
जब एक टमाटर उगता है, पहले उसके लिए पूरी ज़मीन को खाली किया जाता है, वहाँ पे उगाया जाता है, उसमें मशीनें चलती हैं, लार्ज लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसको पानी दिया जाता है, लोग आते हैं, फिर उसकी काश्त होती है, फिर वो टमाटर पिक होते हैं, ठीक है। जिन मशीनरी से वो पिक होते हैं, वो मशीनरी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उनको बॉक्सेस में डाला जाता है, बॉक्सेस भी एनर्जी यूज़ हो रहे हैं, बॉक्सेस फिर ट्रेन में, गाड़ी में या जहाज़ में मुख्तलिफ शहरों और ममालिक में जाते हैं, वो एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर वो सुपर स्टोर में जाते हैं, लाइटें लगी होती हैं, पैकेजिंग होती है, फिर वो हम अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, टमाटर हमारे सुपर स्टोर से हमारी गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी से फिर हम उसको घर लेके आते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज भी एनर्जी यूज कर रही है, फिर हम उसको पकाते हैं। आप सोचें कि मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँ कि एक टमाटर की कहानी मैंने आपको बताई है और ये किन किन प्रोसेस से गुजरा है, हालांकि है वो सिर्फ एक सब्जी ही, लेकिन अगर उसी सब्जी को जैसे खातून ने बताया कि वो हम पैकेट्स करते हैं, अगर फिर डबल ट्रिपल एनर्जी यूज होगी, जितना खाना प्रोसेस्ड होगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी यूज होगी। तो हमें इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। और साथ में इसकी एक और बात भी अटैच कर देती हूँ कि मैंने टमाटर की स्टोरी तो सुनाई, लेकिन अगर आप गोश्त खा रहे हैं या लैम खा रहे हैं या फिर पोल्ट्री वगैरह खा रहे हैं, वो दुगना तिगना उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा बजाय इसके कि जो सब्जियां आप पका रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सब्जी पे ज्यादा जोर डालें, क्योंकि सब्जी में 75% कम एनवायरमेंटल वेस्ट और एनवायरमेंटल यूज होता है अगर आप कंपेयर करें मीट से और फिर कोई प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह से। और यहाँ पर यार मुझे एक थोड़ी हल्की फुल्की सी बात ये समझ आ रही है कि जैसे हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनमें ये चीज़ थी ना कि जैसे अगर घर में 3 टमाटर हो, आपने टमाटर की स्टोरी सुनाई है तो मुझे वही याद आ रही है, 3 टमाटर हो तो उससे 3 खाने बन जाए, यानी उनको इतना ऐसी सलीके से इस्तेमाल किया जाए। और अब ये होता है कि आप एक ही सालन में जो है वो 1 किलो टमाटर डालते थे। तो ये भी एक बात है ना कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहें कि भाई जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे हर चीज को यूज कर लेना है कि फिर दोबारा शायद आपको ना मिले। बिल्कुल, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुने, हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से खाने बनाते थे, जिस तरह से वो खाते थे, वो अगर हम वही अख्तियार कर लेना तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाए हमारी लाइफ्स पे। अच्छा, इससे मुझे एक और सवाल यहाँ पर समझ में आया कि सस्टेनेबल ईटिंग में जैसे आपने अभी कहा था कि आप लोकल खाएं, मौसम का खाएं, तो फिर ये भी सारी चीजें हैं ना जिससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, अब आप देखें, अब आप सोचना शुरू करें, जब आप मौसम में खाना नहीं खाते, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे तो हर फ्रीजर निकालो, हर मौसम का जो खाना हमें मिल रहा होता है। लेकिन आप सोचें, जब आप मौसमी खाना नहीं खा रहे होते तो वो ऑब्वियसली किसी यखजान में या किसी फ्रीजर में उसको किस कुछ अरसे तक रखा जाता है या उस पर कुछ ट्रीटमेंट की जाती है कि वो फल या सब्जी खराब ना हो। तो सोचिए, खुद ब खुद आप उसका वो एनवायरमेंटल चेन देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल मकामी खाएंगे जो कि उस इलाके में बन रहा है और मौसमी खाएंगे तो उसका एकदम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जब मैं मकामी की बात करती हूँ तो उसका ये मतलब है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर अब इटली में काश्त हो रही है टमाटर की, इटली अब टमाटर या जहाज में आएगा या समंदर से आएगा। लेकिन अगर मैंने टमाटर अपने गार्डन में ग्रो किया है और मैं टमाटर लेकर आऊंगी तो कितना ज्यादा वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कम हो जाएगा। तो अगर आप मकामी खाएंगे और मौसम के बनिस्बत खाएंगे तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मौसम की बनिस्बत से अगर पहली बात तो ये कि जब हम साउथ एशियन कंट्रीज देखते हैं, वहाँ पे तो फिर भी मौसम के लिहाज से लोग खाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं वहाँ पे ये है कि भाई आप सुपर स्टोर जाओ और हर लोगों को मौसमों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ दस्तयाब है। तो थोड़ा सा इस पर स्टडी करना शुरू कर दें। अब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अक्टूबर वेजिटेबल्स, अक्टूबर फ्रूट लिखें, वो आपको सारा बता देगा कि अक्टूबर में आपको कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन कौन सब्जियां खानी चाहिए जो कि मौसम के लिहाज से हैं। तो और आप सरप्राइज होंगे कि कितनी ज्यादा आपको नई नई सब्जियां भी खाने को मिलेंगी जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे। बिल्कुल, यानी एक आपकी बात से मुझे यही बात समझ में आई कि आप अपने गार्डन होते हैं तो आप उसको उनका इस्तेमाल भी करें, किचन गार्डन बनाएं या कुछ सब्जियां उगाने का शौक पैदा करें। तो ये भी है ना कि इससे ना आपका वो जहाज में आ रहा है ना आपका पानी के जरिए आ रहा है, बल्कि आपके घर में ही आप गए, थोड़ा हुआ आपने इस्तेमाल कर लिया, कितना इससे फायदा हुआ। जी बिल्कुल एमन, इसमें फिर मुझे लोग कहते हैं नहीं मेरे पास गार्डन नहीं है या जगह नहीं है। मैंने प्लास्टिक के ऐसे बड़े बड़े टब्स जैसे बिन्स टाइप होते हैं मंगवाए थे,
और मैंने उनमें आलू उगाए थे, और वो बिल्कुल जैसे उन्होंने, जैसे जिस तरह से हमारा बिन जितनी जगह लेता है उसने इतनी जगह ली हुई थी। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ा गार्डन हो, आप छोटे छोटे पॉट्स ले लें, उसमें आप अपनी मिर्चियाँ उगाएं, या आपकी जो कोरिएंडर, जीरा, धनिया होता है, या आपका मिंट होता है, इस किस्म की चीज़ आप उगा सकते हैं। तो जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं वो तो करें ना। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने सरिया ये बात भी कही थी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो आप यूज़ करें, और जो मीट हम खाते हैं उसको ख़त्म ना भी करें तो कम करने की बिल्कुल। कोशिश। जी। अच्छा, अब उसमें ये बात है, जिस तरह से मैंने टमाटर की स्टोरी सुनाई, और उसमें मैंने साथ में ये भी बताया कि टमाटर से दुगना तिगना ज़्यादा जब हम गोश्त को मतलब खाते हैं, उससे ज़्यादा उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। वो किस तरह से, वो इस तरह से, क्योंकि मवेशी जब होती है, मवेशी को पालने के लिए ही उसकी जो खुराक होती है उसके लिए और ज़मीन चाहिए, और उसके लिए खुराक बनानी है, ठीक है। अच्छा, मवेशी एक ऐसे किस्म का एक गैस को रिलीज करता है जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में वो तब्दीली ला सकता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मवेशी होगी उतने ज़्यादा वो उमिट करेंगे वो उस किस्म के गैसेस जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए सही नहीं है। तो ये बात होगी। फिर हम कहते हैं कि गोश्त को, और इसी तरह से डेयरी यानी कि दूध और दही, उससे भी हमारे माहौलियाती तब्दीली पे फ़र्क पड़ता है। बहरहाल, ये कहना कि आप बिल्कुल ये सब कुछ छोड़ दें, वो भी हम नहीं कहते। हम सिर्फ कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा कम कर दें। कम इस तरह से करें कि जो गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं, और ये सेहत के लिए भी, बार बार मैं बात ये करूँ कि ये सिर्फ माहौल के लिए नहीं है, ये सेहत के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा गोश्त जब आप खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। तो और ये लिंक्ड है कि ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल आपके हार्ट कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है। तो वही वाली बात है कि पहले तो अपनी सेहत का ख्याल करेंगे, ऑटोमेटिकली फिर आप अपनी दुनिया के माहौल का भी ख्याल करेंगे। तो अच्छा, जब हम, ये यहाँ हाँ, पर मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होते। वो कहते हैं कि भाई हम तो सब कुछ खाते पीते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो या हमारे यहाँ तो कभी किसी को कुछ नहीं हुआ, हमने तो। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि वाकई अपना तो ध्यान रखें, लेकिन हमें जरूरी है कि हम अपने माहौल का भी ध्यान रखें। चले आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन माहौल को तो कुछ हुआ ना। और बिल्कुल वही वाली बात है। और उन लोगों को मैं ये कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही आप लोगों से कि आप छोड़ दें गोश्त खाना, तो खाएं, बेशक खाएं, लेकिन वही वाली बात है कि एतदाल से खाएं। और जो हमारा मजहब भी इसकी बात करता है, तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई हैं वो ये कहते हैं कि दिन में, अगर आप गोश्त के बहुत शौकीन हैं, तो दिन में 70 ग्राम से ज़्यादा मत खाएं, या फिर हफ्ते में 350 से 500 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। और उसके अलावा फिर जब हम कहते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो फिर दालों का इस्तेमाल करें। और दालों में भी वो कहते हैं मैं बोर हो गया हूँ, माश है, मसूर है, चना है, मूंग है, लोबिया है, कितनी ही दालें हैं। सोया का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम दूध दही को थोड़ा सा कम कर दें, तो अब तो हमारे मिलते हैं, सोया मिल्क मिलता है, हमारा आलमंड मिल्क मिलता है। तो इस किस्म के दूध वगैरह का भी इस्तेमाल शुरू कर दें। तो दोनों को साथ साथ रखें, बिल्कुल छोड़ने का नहीं कह रहे, ठीक है। और उस तरह से अब ऐसे भी कर सकते हैं। छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम कढ़ाई गोश्त बनाते हैं, तो बजाय से कि आप कढ़ाई गोश्त बनाएं, आप दाल गोश्त बना लें, तो फिर उसमें गोश्त कम होगा, दाल ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कोशिश करें अपनी सेहत के लिए, और अगर अपनी सेहत के लिए नहीं, अपनी दुनिया के, अपने लोगों के लिए दाल का इस्तेमाल और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपने ठीक कहा। अच्छा, फिर असल में और बात ये भी है कि हमारे अपने कम्युनिटी में हम देखें, साउथ एशियन कम्युनिटी में स्पेशली, तो हमें ना जरा चटखारे वाली चीजें पसंद आती हैं। जबान का चटखारा हमारा हो के मजे का लगे, तो इसलिए भी हम गोश्त और इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं। लेकिन अगर दाल भी अच्छी तरह से बनाई जाए, बल्कि सब्जी भी अच्छी तरह से बनाई जाए, जरा कम मसाले हों, लेकिन मजेदार सब्जी बनाना मुश्किल काम नहीं है, और मजा भी साथ साथ आ जाएगा और आपका चटखारा भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और वही वाली बात है कि बनाएँ, साथ-साथ में थोड़ी-सी चिकन की बोटी या गोश्त की बोटी भी डालें। और वही वाली बात है। अच्छा, और एक और चीज़ जो आपने अभी कही है एमन, बड़े मज़े की बात आपने की है ना कि उसमें मिसाले, आपको पता है जितना ज़्यादा आप मसाले डालेंगे उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होगा आप पे, अच्छा असर होगा। तो हमारे लोगों को ये खौफ होता है कि जी मैंने बॉइल्ड चीज़ खानी है क्योंकि मैंने सेहतमंद रहना है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मिसाले डालें, आप हर्ब्स एंड स्पाइसेस डालें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और इसमें माहौलियाती तब्दीली में भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा फरिया, फिर अब हम एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं कि
आपने बताया कि लोकल भी खाना चाहिए और मौसम के मुताबिक भी खाना चाहिए। एक और सवाल मेरे जहन में कि क्या हम फ्रीज कर सकते हैं फिर मुख्तलिफ सब्जियों को, फलों को तो नहीं अमूमन हम करते, लेकिन सब्जियों को फिर कितने अरसे तक उसको फ्रीज हम रखें? बहुत अच्छा सवाल किया है मन आपने। आपको हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा खाना वेस्ट होता है रोज़ाना सिर्फ घरों से। बड़े लेवल पे तो छोड़ दें, जो सुपरमार्केट्स में होता है, जो सुपर स्टोर्स में होते हैं, वो तो आप रहने दें। इन्होंने 2018 में सर्वे किया था और 6.6 मिलियन टन खाना वेस्ट हुआ था एक साल में यूके में सिर्फ घरों में। फॉरगेट अबाउट कि और कितना हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा खाना है और इससे पूरी दुनिया में कितनी भूख है, इफलास है। एनवायरनमेंट को अगर हम ना भी सोचें तो आप सोचें कि ये खाना किधर जा रहा है और क्यों वेस्ट हो रहा है और इसमें कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसने प्रोड्यूस किए होंगे, और सिर्फ इसलिए ताकि हम उसको गिरा दें, फेंक दें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं कि हमने पहले तो ये बात है कि कम सीजन में लेने का और लोकल लेने का ये भी फायदा है कि आप थोड़ा लेते हैं, वो पकाएं, वो खाएं, फिर लेकर आए, फिर पकाएं, फिर खाएं। अपने फ्रिज को हर वक्त रोटेट करते रहें, क्योंकि कभी कभार चीज़ें पीछे चली जाती हैं, आपको नज़र नहीं आती और आप नई नई चीज़ें लाते रहते हैं और वो पीछे वाली चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती हैं और फिर आप उसको बाद में गिरा देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर ये वाली बात है कि हम लोगों को आदी है कि हम ज़्यादा खाना बनाते हैं। जैसे आपने ही शुरू में कहा कि टेक अवे वगैरह आता है और हम लेकर आते हैं और आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, नहीं खाया जाता, क्योंकि एक तो हम लालच करते हैं, उस वक्त आंखों की भूख होती है, हम ज़्यादा मंगवा लेते हैं और फिर हमसे खाया नहीं जाता। तो हमेशा कम ऑर्डर करें या कुछ कम बनाएं। लेकिन अगर अगर आपकी चीज़ रह भी गई है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रीज़र का इस्तेमाल करें। ये टेक्नोलॉजी है, आप खाने को वेस्ट मत करें। आपने कहा कि हम फल नहीं फ्रीज कर सकते, आप फल भी फ्रीज कर सकते हैं, आप सब कुछ फ्रीज कर सकते हैं। आप चावल भी फ्रीज कर सकते हैं, आप गोश्त भी फ्रीज कर सकते हैं, आप फ्रूट भी फ्रीज कर सकते हैं, आप सब्जी भी फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप दूध, दही और चीज भी फ्रीज कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा सा फरिया, हाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि यानी लोग कहते हैं कि फ्रीज की हुई चीज सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, फ्रिज में रखी हुई चीज। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। अच्छा। मुझे ये लोगों को ये मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा फॉर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, वो चीज़ जितनी ज़्यादा दिन बाहर रहेगी या फ्रिज में रहेगी उसमें और बैक्टीरिया बनते जाएंगे और ऑब्वियसली वो फिर आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब हम फ्रीज करते हैं तो हम सब कुछ को फ्रीज कर देते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ भी फ्रीज हो जाती है। जैसे ही हमने खाना बनाया और हमने फ्रीजर में रखा, पहले तो उसको ठंडा करें ताकि वो, क्योंकि गर्मी से बैक्टीरिया और बनता है, पहले तो उसको ठंडा होने दें। जब एक दफ़ा ठंडा हो जाए उसको फ्रीजर में रख ले तो उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाएगी। शर्त ये है कि जब आप उसको एक दफ़ा बाहर जब निकालें तो उसी वक्त गर्म करके खाएं और उसको ये नहीं कि बार बार डिफ्रॉस्ट करें और बार बार पकाएं, क्योंकि उसमें फिर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है बजाय। लेकिन उस अगर ये सोचना कि मैंने फ्रीज किया है और वो मेरी सेहत के लिए ख़राब है, ऐसा कोई नहीं। आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है। बहरहाल हर खाने का एक टाइम लिमिट होता है जो कि आप एक ख़ास वक्त के लिए आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ बात करना चाहूँगी वो चावलों की है। चावल में बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी होती है और बहुत सारे जो पेट के अमराज हैं उससे हो जाते हैं। तो 1 महीने से ज़्यादा चावल अपने फ्रीज़र में मत रखें। मेरा ख्याल है 1 महीना काफ़ी है। अगर आप फ्रीज़र में रख लेते हैं और आप फिर उसको एक आध हफ्ते बाद दोबारा निकालते हैं तो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होगा। जब हम गोश्त की बात करते हैं तो गोश्त आप 4 से 6 महीने रख सकते हैं फ्रीज़र में, तो गोश्त का टाइम पीरियड ज़्यादा है। सब्जियां आप 1 साल तक रख सकते हैं, डिपेंड, और वो डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा उबाल के रखा है, किस कंटेनर में रखा है, किस तरह से फ्रीज किया है। बहरहाल चलिए, यहाँ पे कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनकी बात सुनते फिर हम दोबारा ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटियों को बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रही हैं। असल में खाना जिस तरह आप बता रही हैं हम थोड़ा थोड़ा बनाएं, रोज़ का रोज़ बनाएं और फिर इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पर अगली जनरेशन जो 3rd जनरेशन है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही।
वो बाजार से लेके ज्यादा उनको जब नहीं कोई होती ऑप्शन तो वो बच्चों को लेते, तो इसलिए ये भी ठीक है आप बता भी रही हैं। मुझे आज ये पूछना है कि ये जो माइक्रोवेव में खाना करना कैसा है सेहत के लिए, गर्म अच्छा करना? भैया, मुझे बहुत आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन मुझे कुछ माइक्रोवेव समझ में आया। आप अगर सुन सकी हैं तो आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल आवाज़ आई और बहुत ही अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छे पॉइंट्स कॉलर ने रेज किए। एज फार एज माइक्रोवेव का सवाल है, बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जाता है कि माइक्रोवेव आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे कैंसर हो जाएगा, आपको इससे फलाना बीमारी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वही वाली बात है कि कभी कभार बेहतर होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चीज़ों को गर्म कर लेता है और बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। तो अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये तो भैया आपने आज बड़े मजे की बात बता दी, क्योंकि हमने बहुत अरसा हुआ माइक्रोवेव अपने घर से निकाल दिया था। और अगर मेरे बच्चे आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि नहीं, अब फौरन वापस आ जाना चाहिए। अच्छा भैया, हम बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले फ्रोजन खानों की। तो इस मुझे ये बात थोड़ा आप अगर वजाहत करें कि अब बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड तो आने लगा है ना। आप फ्रोजन वेजिटेबल्स ले लें, फ्रोजन फ्राइज ले लें, फ्रोजन जो कुछ भी मिल सकता है वो सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि फिर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं, वो ज्यादा नहीं लेना चाहिए, आप जाके फ्रेश सब्जियां लें, वो बाय करें। तो क्या ताल्लुक है इस बात इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि किस किस्म का फ्रोजन खाना आप खा रहे हैं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जैसे आपने चिप्स की बात की या सॉसेजेस की बात की या कबाब की बात की, वो तो मैं शुरू से कहती हूँ कि वो आपने एक लिमिट करना है, अवॉइड करना है, कम करना है। वो भी फ्रोजन मिलते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रोजन सब्जियों की बात करते हैं, अब इसमें दो बातें आ जाती हैं, उसकी पैकेजिंग वगैरह, या फिर आप फ्रेश सब्जी लेते हैं। अगर आप वो फ्रेश सब्जी ले रहे हैं और इतनी ले रहे हैं कि ज़ाया हो रही है, ठीक है, इससे तो अच्छा है कि फिर आप फ्रोज़न दुकान से ही ले लें पैकेटेड, ठीक है। वो उसमें से अपने अपना अमाउंट निकाला और दोबारा फ्रीज़र में रख दिया, कम से कम वेस्ट तो नहीं होगा। फिर सवाल ये उठता है, लोग ये कहते हैं कि मैं जब फ्रोज़न सब्जी लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, उसमें इतने मिनरल्स नहीं है, उसमें इतने विटामिन नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी सब्जी खाने का। आज मैं आप लोगों को ये सब बात क्लियर कर दूं कि जो सब्जियां आपको फ्रोजन मिलती हैं, कभी कभार उनमें विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं अगर आप फ्रेश से कंपेयर करें। और उसकी वही स्टोरी है कि जब फॉर एग्जाम्पल जब आपका कोई सब्जी आती है, पहले वो उसकी काश्त होती है, फिर वो ट्रक में लोड होती है, फिर वो दुकानों में लोड होती है, फिर आप उसको घर लेकर आते हैं। जब जब वो टच होती है, उसके मिनरल में कमी आती रहती है, उसके विटामिन वेस्ट होते रहते हैं, और जब तक कि आप उसको अपने खाने की प्लेट में लेते हैं तो उसकी विटामिन आधे हो गए होते हैं। जब आप फ्रोजन वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं जो कि पैकेट में मिलते हैं, वो उसको उसी वक्त उसको कास्ट से निकालते हैं और उसको ब्लांच करते हैं और उसी वक्त फैक्ट्री में उसको पैकेट किया जाता है, तो वो मिनरल्स उसके बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। तो कभी कभार आप ये सोचिए कि जो आप फ्रोजन सब्जियां खा रहे हैं उनमें मिनरल्स विटामिन कभी कभार ज्यादा होंगे बकदरे आपके जो फ्रेश सब्जी आप ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्रोग्राम का टाइम हमारा बहुत कम रह गया है, तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही अपने तमाम व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अब वक्त आ चुका है, प्लीज अब आप सेल्फिश सोच खत्म कर दें। अपने लिए, अपने अपने बच्चों के लिए और उनके आने वाले बच्चों के लिए सोचें कि आप किस तरह से छोटी छोटी तब्दीली अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और अपनी अपनी पूरी दुनिया को बहुत सेव शुक्रिया कर सकते हैं। फरीहा आपका। और नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म होने के करीब है। आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं इसको, आपको इस मौजू से फ़ायदा भी हुआ होगा। जहाँ पर भी आप हैं, इस चीज़ पर गौर करते रहें कि इंडिविजुअल होते हुए आप अपनी जगह में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अब हम आपसे अपने इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।